वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड ऑफ द स्टेट, डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ लोकसभा भी बोला जाता है। अब रियल हेड ऑफ द स्टेट क्यों बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर को? क्योंकि जितने भी कंट्री के लिए लॉज, पॉलिसीज, अमेंडमेंट या कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो उसकी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। इन्हें चीफ पॉलिसी मेकर भी बोला जाता है, वो भी हमने समझा, क्योंकि जितने भी पॉलिसीज होती है कंट्री की उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही बना के लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें चीफ पॉलिसी मेकर भी बोला जाता है। उसके अलावा इनका एक स्पेशल स्टेटस है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट में। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है इंडिया का तो उसके लिए आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी। वो क्वालिफिकेशंस क्या है? सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हो, या तो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हो, और आप प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो। एज कितनी चाहिए? 25 ईयर्स एंड अबव। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारी क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन प्रोसेस क्या है? प्राइम मिनिस्टर है जो, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, और उन्हें अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शन में जो भी पार्टी जीतती है 50% वोट से, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। और जब वो पार्टी जीती है तो अपने ही मेंबर में से किसी एक मेंबर को अपना लीडर अपॉइंट करते हैं, और वो लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। किसी भी पार्टी को 50% वोट नहीं मिलते, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? दो पार्टीज जो हैं आपस में मिलके 50% वोट ले लेंगी और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगी। और ये जो दो पार्टीज आपस में मिली हैं, ये दो पार्टीज अपना एक लीडर सेलेक्ट करेंगी और उसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो ये होती है कोalition गवर्नमेंट। जब दो पार्टीज आपस में मिलके 50% वोट लेती हैं, उन्हें बोला जाता है कोalition गवर्नमेंट। अब मान लेते हैं कि कोalition गवर्नमेंट जब दो पार्टीज आपस में मिलती हैं तब भी उन्हें 50% वोट नहीं मिलती, मतलब वो मेजॉरिटी नहीं दिखा पा रहे, तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रेसिडेंट एक ऐसे पर्सन को बुलाएंगे जो इंडिविजुअली खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसे बोलेंगे कि हम तुझे अपॉइंट करें एज अ प्राइम मिनिस्टर, कि मैं तुझे अपॉइंट कर रहा हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट तुझे 6 मंथ का टाइम दूंगा अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए। मतलब आप किसी भी पार्टी के साथ मिलके या अपने मेंबर्स को इकट्ठा करके मेजॉरिटी दिखा सकते हो। अगर आप मेजॉरिटी दिखा दोगे तो आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। ये ऐड किया था सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में। अब पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है प्राइम मिनिस्टर की? सबसे पहली पावर नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। दूसरी पावर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। तीसरी पावर नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के मेंबर होंगे। फोर्थ क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। फिफ्थ चीफ स्पोकमैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जो प्राइम मिनिस्टर को, या कुछ पावर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर को दी हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सेवंथ आता है दैट ही रिकमेंड पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। राज्यसभा और लोकसभा को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से एक कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट किए जाते हैं, कि आप एजुकेशनल मिनिस्टर्स होंगे, आप स्पोर्ट मिनिस्टर होंगे, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स होंगे। तो ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। बट वो बताता कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं प्रेसिडेंट को कि आपने किन्हें अपॉइंट करना है एज अ मिनिस्टर। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल कौन होगा वो भी बताएंगे प्राइम मिनिस्टर। अब अटॉर्नी जनरल क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इसके अलावा किसको कैग अपॉइंट करना है वो भी प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूपीएससी, ये सारा कौन बताता है? प्राइम मिनिस्टर बताते हैं प्रेसिडेंट को कि किसे अपॉइंट करना है, किस जगह पे, किस पोजीशन पे। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी भी मिनिस्टर को रीशफल करना है तो वो पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। यानी अगर किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी एजुकेशन मिनिस्टर को उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाना है तो वो बना सकते हैं। मतलब जो ये रीशफल है ये प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर के साथ, तो ये भी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। उसके अलावा इन्हें बोला जाता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो मिल नहीं सकते, उस केस में प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं अपने पास और पूछते हैं कि इस टाइम आपके मिनिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपका, क्या डिसीजंस लेने वाले हो। तो एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह पे आके प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ।
और यही 10th पॉइंट आ जाता है कि ही कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी डिसीजंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो सारे आके प्रेसिडेंट को कौन बताता है? प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए इसे बोला जाता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पूरे 5 साल के लिए पावर में रहते हैं। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं और प्राइम मिनिस्टर अपनी ओथ प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये था अबाउट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है जब लोकसभा और राज्यसभा आपस में मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, यानी लोकसभा के 543 मेंबर्स, 543 आएगा यहाँ पे क्योंकि 2 मेंबर्स जो थे वो हमने 104th अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया था, ये हमने लोकसभा में समझा था। तो लोकसभा के 543 मेंबर्स और राज्यसभा के 245 मेंबर्स, मतलब टोटल 788, 2 मेंबर कम हुए हैं तो यहाँ पे आएगा 788 मेंबर्स मिलके बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हमने कुछ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करना होता है कि कौन से मिनिस्टर्स आपके स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, कौन से मिनिस्टर्स आपके जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, कौन से आपके डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे। इन्हीं मिनिस्टर्स में से सेलेक्ट किया जाता है और ये पावर किसके पास है? हमने अभी समझा है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के जो हेड है वो कौन हुए? प्राइम मिनिस्टर हुए। राज्यसभा के जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो अब प्राइम मिनिस्टर क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा के मेंबर्स को ही मैं मिनिस्टर अपॉइंट करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो सीट्स हैं मिनिस्टर्स की वो अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए 2003 में एक लॉ आता है जिसमें बोला जाता है कि टोटल मिनिस्टर्स जो हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं, टोटल मिनिस्टर जो लोकसभा के होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी लोकसभा में से सिर्फ आप 82 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिनिस्टर सेलेक्ट कर सकते हो। लोकसभा के जो मिनिस्टर्स सेलेक्ट किए जाएंगे वो सिर्फ 82 सेलेक्ट किए जाएंगे। अब आपने किसको करना है वो आप देखो। एक बार हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एडवाइस देती है आपको। जैसे हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताता है कि आपने क्या काम करना है, तो इन्हें एडवाइजरी बॉडी बोला जाता है और इनमें सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, सारे मिनिस्टर्स इनमें आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। बात है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, ज़्यादातर इनके जो कनेक्शंस हैं, इनकी जो मीटिंग्स हैं मोस्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है और ये डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जी प्राइम मिनिस्टर के माइंड में आया कि हम ऐसा एक लॉ पास कर देते हैं, उनका मन किया कोई भी पॉलिसी ले आए और उसके बाद उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया। नहीं, एक प्रॉपर उनके साथ 20 मेंबर्स बैठ के डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या रिमूव करना चाहिए। तो वो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। जिसे कौन सेलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही सेलेक्ट करते हैं कि वो मेंबर कौन होंगे। वो मेंबर 15 to 20 मेंबर्स हो सकते हैं। इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक तो हमने सिलेक्ट कर लिए कैबिनेट मिनिस्टर जो 20 होंगे और इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आएंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब अगर कभी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, कभी प्राइम मिनिस्टर 5 साल खत्म होने से पहले ही रिजाइन दे दे या उनकी जो लोकसभा है उनमें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा इन सबको क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। एक चीज समझना यहाँ पे कि जो प्राइम मिनिस्टर है, देखो जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो लोकसभा तो खत्म होगी क्योंकि अगर उनका हेड ही नहीं रहा, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, तो पूरी लोकसभा को खत्म किया जाएगा। दोबारा इलेक्शंस होंगे, दोबारा लोकसभा आएगी, दोबारा प्राइम मिनिस्टर आएंगे। उसके अलावा जो राज्यसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था एज अ मिनिस्टर वो भी रिजाइन करेंगे और जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपने अकॉर्डिंग न्यू मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक और कैबिनेट होती है, वो होती है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होती है? ये एक इनफॉर्मल बॉडी होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा कुलीग्स उसमें ऐड होते हैं, बट ये वो मेंबर्स होते हैं जिसपे प्राइम मिनिस्टर को पूरा ट्रस्ट होता है। कोई भी डिसीजन लेना है वो उनसे पूछ के लेते हैं। वो आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, आप उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, जिस पे भी उन्हें ट्रस्ट होगा उनके साथ वो डिस्कस करते हैं कुछ मैटर्स के साथ कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, उन्हें बोला जाता है किचन कैबिनेट। अब इनके 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। क्या मतलब है?
आर्टिकल 74 कहता है कि एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बॉडी होनी चाहिए और उनको भी लीड करने के लिए उनका भी एक हेड होना चाहिए, वो हो गया आपके प्राइम मिनिस्टर। और इन दोनों का काम क्या होगा? एडवाइस देना प्रेसिडेंट को। ये कहता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 कहता है प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। और उसके बाद जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे उन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट किसको करना है तो वो कौन बताएगा? वो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। तो ये बात करता है आर्टिकल 75। उसके बाद एक आता है आर्टिकल 352 जो बात करता है अबाउट कैबिनेट। अब हुआ क्या था, क्यों आर्टिकल 352 आया, पहले ये समझते हैं। अब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे एक इमरजेंसी लगाई गई थी। अब क्या था उस टाइम पे? इमरजेंसी लगाई उन्होंने, ना तो उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया ना किसी मिनिस्टर को बताया, क्योंकि उस टाइम पे 42nd अमेंडमेंट से उन्होंने क्या बोला, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वो तो प्रेसिडेंट को मानना ही है, तो पूछने का क्या फायदा, उन्हें तो पास करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे उन्होंने किसी को बिना बताए इमरजेंसी पास कर दी थी, जिसकी वजह से एक अमेंडमेंट होती है 44th अमेंडमेंट 1978 में, जिसमें बोला जाता है कि प्रेसिडेंट तब तक अलाउ नहीं करेंगे इमरजेंसी पास करने के लिए जब तक यूनियन कैबिनेट आपको रिटर्न में नहीं दे देती कि हाँ हमें इमरजेंसी चाहिए, हमने इमरजेंसी इशू करनी है या कुछ भी आपने करना है। जब तक यूनियन कैबिनेट रिटर्न फॉर्म में नहीं दे देती प्रेसिडेंट तब तक अलाउ नहीं करेंगे। तो ये किससे ऐड हुआ था? आर्टिकल 352 में ऐड हुआ था विद 44th अमेंडमेंट 1978। अब कुछ अमेंडमेंट हुई थी रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। वो अमेंडमेंट सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट, हमने अभी समझा वो चीज़ कि 42nd अमेंडमेंट में क्या बोला कि कोई भी काम अगर करना है या कोई भी काम अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगी तो वो उन्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये चीज़ 42nd अमेंडमेंट 1976 में आई थी। बट एक अमेंडमेंट होती है 44th अमेंडमेंट 1978, जहाँ पे बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया वो प्रेसिडेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट इज़ नॉट बॉर्न टू अब 42nd अमेंडमेंट में क्या बोला कि हाँ जी प्रेसिडेंट ने एक लॉ बनाया और उन्होंने बोल दिया कि हम जो भी लॉ बनाएंगे ना वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। लॉ बनाया, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, इन्होंने साइन कर दिए, कुछ भी लॉज बनने स्टार्ट हो गए, अपनी मर्जी चलनी स्टार्ट होगी, जो कि ठीक नहीं है। इससे तो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकता है। फिर एक अमेंडमेंट होती है 44th अमेंडमेंट, जिसमें बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई लॉ बनाया, वो प्रेसिडेंट के पास गया, अब उन पे डिपेंड है कि उन्होंने ये बिल पास करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो अपने पास बिल रख सकते हैं, वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ चेंजेस करने हैं बिल में तो वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। वो बॉन्ड नहीं है जी, एक बार में आया तो आपको साइन करने पड़ेंगे। तो ये 2 अमेंडमेंट होती हैं प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम, कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हैं जो हमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर थे? लाल बहादुर शास्त्री। जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें ओथ कौन देता है? उन्हें उस टाइम पे ओथ कौन देता है जवाहरलाल नेहरू जी को? लॉर्ड माउंटबेटन। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने नॉन कॉन्फिडेंस जब मोशन आती है तो उस टाइम उस चीज़ को फेस ना करते हुए पहले ही रिजाइन दे देते हैं, चौधरी चरण सिंह। कोई ऐसे मिनिस्टर जिनकी अपने टेन्योर के 5 साल से पहले ही डेथ हो जाती है, वो 3 प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। एक स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट प्राइम मिनिस्टर। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में समझा, उनकी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में समझा हमने, और लास्ट में हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं जो हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अटॉर्नी जनरल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।